अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स की टाइप्स और इनकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की डेफिनेशन क्या है। तो सॉलिड बेटा जी मैटर की वो स्टेट है जिसकी डेफिनेट क्या होती है, शेप होती है। इसकी क्या होती है बेटा जी, डेफिनेट शेप। डेफिनेट ही इसका क्या होता है, मैस, और डेफिनेट ही बेटा जी क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मैस इज कॉल्ड एज सॉलिड। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा जी, पार्टिकल से मुराद क्या होगा, जब भी केमिस्ट्री में वर्ड पार्टिकल बोला जाए इससे मुराद होगा एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। ये बेटा जी क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये क्लोजली पैक्ड क्यों होंगे। तो आपने बताना है कि इनके दरमियान क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, या आप उनको कह सकते हैं कोहेसिव फोर्सेस। अब ये कोहेसिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, एक सब्सटेंस के अंदर तमाम किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्सेस। और जस्ट मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शंस को क्या बोलते हैं आप, वैन डर वाल फोर्सेस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंसेप्ट किसने दिया था, वैन डर वाल ने दिया था। उसी ने आपको बताया था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो ये पास्टुलेट है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, ये फॉल्टी पास्टुलेट है। तो याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। जबकि एक सब्सटेंस के अंदर तमाम किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्सेस। तो यहां पे मैं वर्ड लिखूंगा कोहेसिव फोर्सेस। तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। क्लियर हो गया बेटा जी। इसके अलावा सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो वेल डिफाइंड होती है, बाकायदा रेगुलर क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज वेल डिफाइंड। ठीक है बेटा जी। अब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बेस पर सॉलिड्स की बेटा जी दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, नंबर 1 है बेटा जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और नंबर 2 है अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और बेटा जी सेकंड टाइप कौन सी है, अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। ये सॉलिड्स की बेटा जी दो जो मेन क्लासेस हैं वो हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि जी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को समझने के लिए हम यहाँ पे एक थ्योरेटिकल जो है वो डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारे पास सपोज करते हैं कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का पीस है, और इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बेटा जी क्या होती है, ये वेल डिफाइंड होती है, ये रेगुलर होती है, 3 डायमेंशनल होती है। यानी कि आप जिस मर्जी एंगल से इस सॉलिड को देखें, इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट आपको रेगुलर नजर आएगी। ठीक है ना बेटा। तो आपने बताना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है, रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न में होती है। ओके हो गया। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होती है बेटा जी, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर 3 डायमेंशनल। 3D मैंने लिखा है, आप कंप्लीट वर्ड लिखेंगे, 3 डायमेंशनल होती है। अब बेटा जी जब रेगुलर 3 डायमेंशनल
अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की, तो इसका मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज भी क्या होंगी, डेफिनेट होंगी। ठीक है ना, जैसा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, जैसा कि क्रिस्टल की जियोमेट्रिकल शेप है, जैसा कि क्रिस्टल की सिमेट्री है, एटसेट्रा। तो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। इसके अलावा बेटा जी फिक्स इसकी क्या होती हैं, वैल्यूज ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज भी आप लिख सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी, मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप सोडियम क्लोराइड का पाउडर करके ग्लास की ट्यूब में रख के इसको अगर आप इसमें से एक्सरेज को पास करें, एक्सरेज को पास करेंगे तो उसका इमेज जो है वो पीछे आप फोटोग्राफिक प्लेट पे बनाएं तो आपको क्या नजर आएगा, उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स का जो है वो अरेंजमेंट का पैटर्न नजर आएगा। उससे आपको यह पता चलेगा कि जी सोडियम क्लोराइड के अंदर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, 3 डायमेंशनल है। ठीक हो गया बेटा। दूसरी टाइप कौन सी है बेटा जी, अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स में से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे बेटा जी पूछा जा सकता है इसमें से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अमॉर्फस सॉलिड्स बेटा जी क्या होते हैं, वर्ड अमॉर्फस का मतलब क्या होता है, शेपलेस। अमॉर्फस का मतलब बेटा जी क्या होता है, शेपलेस। ठीक हो गया, शेपलेस इसका मीनिंग होता है। तो अमॉर्फस सॉलिड्स के भी हम यहां पे एक स्केच बनाकर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि कोई पीस है अमॉर्फस सॉलिड का, इसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह होगी। तो ये देखिए बेटा जी यहां पे क्या है, इरेगुलर पार्टिकल्स की क्या होगी, अरेंजमेंट होगी। ये आपको जो है वो रेगुलर नजर नहीं आ रही, सही है। यहां पे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बेटा जी क्या है, इरेगुलर है, बाकायदा नहीं है। ठीक हो गया। तो यहां पे आप बताएंगे कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या हो, इरेगुलर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इरेगुलर। ठीक हो गया। आपने क्या बोलेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स। इसकी एग्जांपल्स बेटा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे बेटा जी क्या है, ग्लास है, प्लास्टिक्स हैं, इसके अलावा बेटा जी रबर है और बेटा जी गिलू है। ये क्या है, ये सारे के सारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। सही हो गया। अब अगर गौर करें आप इस शेप के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है, नजर आ रहा है। तो क्रिस्टलाइन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इसका ये वाला पोर्शन जहां पे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है, आप इस पोर्शन को बोलेंगे क्रिस्टलाइट। क्या बोलेंगे बेटा जी, क्रिस्टलाइट। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, द पोर्शन ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट्स। अमॉर्फस सॉलिड्स के वो वाले हिस्से जहां पर पार्टिकल्स की तरतीब क्या होती है बेटा जी, रेगुलर होती है, 3 डायमेंशनल होती है, आप उस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं। ओके हो गया। अब बेटा यहां पे अगर देखें आप तो आपको नजर आ रहा है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं है। तो जब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी तो क्या कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो रेगुलर होंगी। इसका मतलब है कि यहां पे जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो रेगुलर नहीं है। यानी कि यहां पे आप लिख लें कि कोहेसिव फोर्सेस आर नॉट फिक्स्ड। ओके हो गया बेटा जी। जब कोहेसिव फोर्सेस फिक्स नहीं है तो क्या इनके फिजिकल पैरामीटर्स की जो वैल्यूज हैं वो फिक्स होंगी। यही वजह है कि बेटा जी ग्लास का कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। आप ग्लास को हीट करना शुरू कर दें तो वो हीट होने के साथ साथ क्या है, जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होगा तो आप उसको किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना बेटे। लेकिन सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स उसका बॉइलिंग पॉइंट है।
क्यों बेटा जी? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिक्स है, उसमें कोहेसिव फोर्सेस क्या है? फिक्स है, इसलिए उसके फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज भी क्या है? फिक्स है। तो यहां पे आप बताएंगे कोहेसिव फोर्सेस फिक्स नहीं है, और अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं है तो आप क्या बताएंगे? इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। बात की समझ लगी? अब बेटा यहां पे आप बताएंगे कि जब फिजिकल प्रॉपर्टी जो कोहेसिव फोर्सेस है ये फिक्स नहीं है तो फिजिकल पैरामीटर की वैल्यू भी फिक्स नहीं होगी। नॉट फिक्स वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह। ओके हो गया बेटा जी? तो अब यहां से क्या पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन? व्हाट आर सॉलिड्स? डिफरेंशिएट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या करें? डिफरेंस करें। ठीक है बेटा? सेकंड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स? क्रिस्टलाइट्स क्या है? थर्ड आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अमॉर्फस सॉलिड। तो याद रखिएगा जो आपकी बुक के अंदर अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं वो बेटा जी आपने याद करनी है। जैसे मैंने यहां पे मेंशन की है कि अमॉर्फस सॉलिड कौन से हैं? ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है और गिलो है। ओके हो गया बेटा जी? अब इसी तरह हम आगे डिस्कस करते हैं। यहां पे जी द स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जियोमेट्रिकल शेप। जियोमेट्रिकल शेप। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें चूंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है? रेगुलर होती है। इस वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसे यूनिट सेल कहते हैं उसकी बकायदा रेगुलर क्या होती है? ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो आप बताएंगे कि यहां पे क्या होती है बेटा जी? रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप क्यों होती है तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है बेटा जी? रेगुलर है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल क्या सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। ये कैसी होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। बकायदा क्या होती है? रेगुलर। इस तरह की बेटा जी आपको क्यूब नुमा नजर आएगी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है ना बेटा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप तो आप क्या बताएंगे? बिकॉज दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके हो गया बेटा जी? अब याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड है, आप इसका पाउडर कर दें, इसके एक एक जर्रे को अगर देखेंगे तो उसकी शेप क्या होगी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगी। बात की समझ लगी? तो ये है खूबसूरती। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कभी भी अपनी शक्ल को नहीं खोते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है बेटा जी? रेगुलर है। ओके हो गया? इसी तरह सेकंड बेटा प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है इसका मतलब है कोहेसिव फोर्सेस भी क्या होंगी? फिक्स होंगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? फिक्स होंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इनकी फिक्स वैल्यू होती हैं। ओके हो गया? उसके बाद बेटा जी एनआइसोट्रोपी, इनकी थर्ड प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रोपी। मैंने कल आपको बताया था कि आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जो फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं वो हर डायरेक्शन में क्या होती हैं? सेम होती हैं। आप उन्हें बोलते हैं आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। लेकिन अगर फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? एनआइसोट्रोपी। तो एनआइसोट्रोपी की बेटे डेफिनेशन आप लिखेंगे कि द फिनोमेना इन विच सब्सटेंसेस हैव fixed values of physical parameters in a specific direction
कि ऐसा फिनोमिना जिसमें सब्सटेंसेस के फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज फिक्स होती हैं एक खास डायरेक्शन में, ठीक है ना। यानी कि एनआइसोट्रॉपी में जो फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्शनल होती हैं। डायरेक्शनल वैल्यूज ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक है ना बेटा। उन वैल्यूज को आप बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक वैल्यूज। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो सकती है। इसी तरह बेटा जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बेटा यहां पे देखें सब बच्चे, अगर हम बात करते हैं आयरन की, ये हमारे पास क्या है, लोहे का एक पीस है, ठीक है। ये क्या है बेटा जी, आयरन है। आप इसको जिस मर्जी डायरेक्शन से वोल्टेज दें, इसमें से हर समत से करंट एक जैसे गुजरेगा, ऐसे ही ना बेटा। इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जिसकी वजह से आयरन बेटा जी किस टाइप का सब्सटेंस है, आइसोट्रोपिक सब्सटेंस है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, ग्रेफाइट का पीस हो, ये हमारे पास कोई ग्रेफाइट का पीस है, ये ग्रेफाइट है बेटा जी, कार्बन की ये एलोट्रोपिक फॉर्म है। अगर आप इसके पीस के परपेंडिकुलर वोल्टेज देते हैं तो फिर इसमें से करंट नहीं गुजरता। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि इसके पैरेलल जो है वो वोल्टेज देते हैं तो इसमें से करंट गुजरता है। तो इसका मतलब है कि ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किस नेचर की है बेटा जी, एन आइसोट्रोपिक, यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसकी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ओके हो गया। तो यहां पे आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, डायरेक्शनल है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज स्पेसिफिक डायरेक्शन में वैल्यूज रखती हो, ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रोपिक। ओके हो गया। इसी तरह बेटा जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर आप ब्रेक करें तो वो एक स्पेसिफिक प्लेन से ब्रेक होते हैं, याद रहेगा। क्या करना है आपने बेटा जी, ये हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। ये जो बेटा जी दो सरफेस जहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, यहां पे जो एंगल बनता है इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्ट, ठीक है। जहां पे क्या हो रहा है, जो है वो दो सरफेस आपस में क्या आ रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं। अब अगर आप इस सॉलिड के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो याद रखिएगा ये स्पेसिफिक प्लेन से, स्पेसिफिक सरफेस से क्या होगा, ब्रेक होगा। जिस सरफेस से क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक होगा आप उसे बोलेंगे क्लीवेज प्लेन। क्या बोलेंगे, क्लीवेज प्लेन, ठीक है ना, याद रहेगा, क्लीवेज प्लेन। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज क्लीवेज प्लेन, तो आप क्या बताएंगे, द सरफेस फ्रॉम विच ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक इज कॉल्ड एज क्लीवेज प्लेन। तो अब देखें बेटा जी क्रिस्टलाइन सॉलिड खास डायरेक्शन से टूटते हैं, हर समत से फोर्स लगाने से नहीं टूटते। तो इसका मतलब क्या है कि क्लीवेज प्लेन भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये भी कौन सा बिहेवियर है फिर, एन आइसोट्रोपिक। तो याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किस नेचर के होते हैं, एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। यहां तक सबको क्लियर है।